हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास तक अपन ने न्यूक्लियस के बारे में देखा कि कैसे कुछ न्यूक्लियस हैं जो स्टेबल हैं, कुछ अनस्टेबल हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो लाइक जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी लाइक अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनदर विल बी लाइक स्टेबल न्यूक्लियस। और लास्ट में अपन ने देखा था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है दे डिके एक्चुअली एंड वी डिफाइन दैट रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्टेरेल ने डिस्कवर किया और लाइक दैट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन यूरेनियम एलिमेंट, यूरेनियम सब्सटेंस। Later on Pierre Curie, Madame Curie both discovered even highly radioactive substance that was radium। और अपन ने देखा कि जो भी लाइक सब्सटेंस हैं एटॉमिक लाइक एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 ऑल आर नेचुरली रेडियोएक्टिव एंड वी सॉ मोर लाइक। तो उसके बाद रेडियो एक्टिविटी को भी आगे फर्दर डिटेल में रदरफोर्ड ने स्टडी किया। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो अपन को समझ में आ गया कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं दे डिके। अब वो कैसे डिके हो रहे हैं, क्या निकल रहा है उनमें से, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे, वो अभी अपन को समझना है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट पार्ट। तो यहाँ पे रदरफोर्ड स्टडी ऑफ रेडिएशन। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और उसको एक 8 to 10 सेंटीमीटर एक लैब बॉक्स के अंदर रख दिया एंड देयर इज वन स्मॉल ओपनिंग थ्रू व्हिच ओनली the radiations can come out। And what he did actually, he here fixed 3 plates, one is positively charged, negatively charged and one neutral। तो वो उनको कुछ नहीं मालूम था पहले, वो बस देख रहे थे कि क्या है इसके अंदर से, क्या निकल रही है चीजें। तीनों पे क्या है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स अटैच कर दी। तो अगर यहाँ पे डार्क स्पॉट्स लेट्स से नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं पहुंच रहा है। इफ देयर आर सम डार्क स्पॉट्स फॉर्मिंग ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक प्लेट अगर डार्क हो रही है तो इसका मतलब कि कुछ यहाँ पे पहुंच रहा है। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज दैट ऑन ऑल 3 प्लेट्स ही इज गेटिंग सम डार्क स्पॉट्स। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो कुछ इधर भी मुड़ रहे हैं, कुछ इधर भी मुड़ रहे हैं, कुछ इस प्लेट पर भी पहुंच रहे हैं। मतलब कि कुछ रेडिएशंस पॉजिटिवली चार्ज हैं, कुछ रेडिएशंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी हैं और कुछ न्यूट्रल भी हैं, राइट। तो अब इसको फर्दर स्टडी किया गया कि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या है, कैसी प्रॉपर्टी, कितना मास वगैरह वगैरह, ये सब चीजें है ना। तो अब यही पार्ट हमें समझना है। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड that there are 3 different types of radiations emitted from radioactive sample। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से 3 अलग अलग टाइप के रेडिएशंस निकलते हैं, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। Another thing, the radiations which were bending towards striking negatively charged plate, definitely these has to be positively charged। इनको अल्फा नाम दिया गया। जो रेडिएशन सीधे न्यूट्रल प्लेट को स्ट्राइक कर रहे थे, they are not deviating in any direction, they are termed as gamma radiations। And the radiations which are of particle, we can call them radiation of particle striking the positively charged plate, they are termed as negative or beta particle। तो यहाँ पे अपने पास अल्फा, बीटा, गामा 3 टाइप के रेडिएशंस जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इमिट होते हैं, हमें समझ में आ गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज को अपन को प्रॉपर्ली समझना है कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली है तो क्या है। सो अल्फा पार्टिकल, तो बाद में क्या हुआ, इनको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया गया, पूरा इनका नेचर, चार्ज, मास, सब कुछ पूरा स्टडी किया गया, स्पीड वगैरह वगैरह। और वो जो रिजल्ट आए वो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है बेसिकली, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई, इज इट। अल्फा पार्टिकल इट इज ए हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया, देखो हीलियम हमें समझ में आता है, हीलियम क्या है, दिस 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज हीलियम। अगर इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं, राइट, तो बचेगा क्या, दिस।
He2+. This is called अल्फा पार्टिकल। तो मतलब एक हीलियम न्यूक्लियाई को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है जिसका मास होता है 4, जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सिंपली हीलियम न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हो गया, मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल नंबर इज 4, नंबर ऑफ protons is 2 and number of neutron is also 2 and electron 0. Clear? It has +2 charge. तो हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, 2 प्लस चार्ज है। नॉर्मली जो यहाँ से एक रेडिएशन निकलते हैं तो उनकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ alpha particles is of the order of 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, कुछ इस ऑर्डर की स्पीड होती है। अल्फा पार्टिकल have, or you can say possess, have high ionization power। इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, हमें ये समझ में आ गया कि 3 टाइप के रेडिएशन निकल रहे हैं। अब ये तीनों रेडिएशन को हमें कैसे कैसे इनको डिटेल में समझना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अल्फा रेडिएशन की, अल्फा पार्टिकल की। वो है क्या एग्जैक्टली, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो मतलब ये हीलियम न्यूक्लियाई क्या हो गया, तो काफी हैवी हो गया। पहली बात तो हैवी है, इसके बाद चार्ज क्या है, मास क्या है, वो सब आपको समझ में आ गया। +2 चार्ज है, इस ऑर्डर की होती है। हाई आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई भी ऑक्सीजन गैस है, जैसे लेट्स से ऑक्सीजन 216, तो अगर इससे अल्फा पार्टिकल पास करते हैं तो इसमें से ये ऑक्सीजन में से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, बिकॉज इट हैज +2 चार्ज। अल्फा पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रॉन को वहां से आइटम से या जो भी गैस वगैरह होगी उसमें से खींच लेगा। तो इसको क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन 2+ में, यू कैन राइट 8 एंड दिस हीलियम खुद क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल एटम, हीलियम एटम्स 2 4 एंड दिस। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ऑक्सीजन एटम था इट आयोनाइजेस एक्चुअली, राइट, आयोनाइजेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर काफी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन पावर काफी ज्यादा होती है, मतलब किसी भी गैस को ऑलमोस्ट आयोनाइज कर देते हैं जिस भी गैस के थ्रू ये पास करते हैं, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई आयोनाइजिंग पावर। सो दे कैरी अल्फा पार्टिकल हैव ह्यूज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन तो इसके हिसाब से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के हिसाब से इनको काफी दूरी तक जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ज्यादातर गैसेस मॉलिक्यूल से, एटम से लाइक इंटरफियर कर जाते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं, तो वहां पे अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स is small। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि अगर कोई सा भी गैस सैंपल ले लेते हैं, जैसे मतलब मैं कागज ले लेता हूँ या कोई गैस ले लेता हूँ, मतलब कोई मीडियम ले लेता हूँ या कोई, या फिर से कोई मेटल शीट ले लेता हूँ, तो उसमें अगर एक अल्फा पार्टिकल जाता है तो वो कितनी डेप्थ तक जाता है। मतलब कि जैसे अगर हमने यहाँ पे बुलेट को फायर किया, एक बुलेट फायर करते हैं, तो ये अगर सॉलिड होगा, बहुत ज्यादा लेट्स से स्ट्रांग होगा, तो बुलेट ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगी। यहीं पे अगर जैसे ब्रिक है या मतलब वुडन है तो थोड़ा अंदर तक जाएगी। अगर एक आयरन मेटल का हमने सीट ले लिया तो उसकी और कम डेप्थ तक जाएगी। तो कितनी डेप्थ तक एंटर कर रही है बुलेट, दैट इज कॉल्ड बेसिकली पेनिट्रेटिंग पावर। वो उसको मेजर करते हैं डिस्टेंस के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन, इनकी एनर्जी ज्यादा है, मोमेंटम भी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होनी चाहिए। बट ये क्या है, सॉरी
पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन पावर तो ज्यादा है ही, पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती वो इसीलिए क्योंकि जब भी वो मूव करते हैं तो जिस मीडियम के पास से थ्रू भी मूव करते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, उस मीडियम को आयनाइज कर देते हैं, तो इसलिए वो इंटरफियर ज्यादा करते हैं, दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन पावर ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल इज कंपैरेटिवली स्मॉल, राइट। तो ये अपन को समझ पा रहा है, यहाँ पे इसका मास होता है, चार्ज मास नंबर, चार्ज नंबर, like proton, electron like is 0, it has 2 positive charge, alpha particle is speed, ionization power, and this is ionization power, and penetrating power is comparatively small. Clear? So okay, so similarly when alpha particle are exposed, okay, when exposed to skin, they causes skin cancer. अगर अल्फा पार्टिकल को स्किन को एक्सपोज करते हैं तो स्किन कैंसर भी कॉज करते हैं। देयर स्पीड वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस इज स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, राइट। द कर्व लुक्स लाइक दिस एक्चुअली, दिस इज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल कर्व or speed curve, right? So this is about properties of alpha particle. अभी इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं अपन अल्फा पार्टिकल के बारे में। एक जनरल वे में देखा जाए तो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अगर एक अल्फा पार्टिकल निकालता है, राइट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, so general expression of this reaction, general expression of alpha decay or general equation, right? तो यहाँ पे अपने पास कोई भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है A Z, where it is decaying through alpha decay. In this situation थोड़ा यहाँ पे समझने का चीजें, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। देखो अभी यहाँ पे क्या है, Z number of proton, number of electron, A number of proton plus neutron, मतलब मास नंबर इज A। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, मास नंबर 4 से कम होता है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल नया अपना मिलेगा एलिमेंट, तो उसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 से कम हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और आई कैन राइट मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, और यहाँ पर अपने पास आएगा हीलियम 2 4 2 पॉजिटिव। अब थोड़ा सा यहाँ पे चीजें समझने का, और प्लस Q वैल्यू मतलब अभी आपको समझ में आना चाहिए, मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, क्लियर। तो उसको आपने Q वैल्यू दिया। अभी थोड़ा सा इसमें समझते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, चार्ज मास नंबर इज कंजर्व्ड, राइट। अभी मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूं, देखो मास नंबर इनिशियली कितना है A, फाइनल कितना है मास नंबर A -4 plus 4 that is equal to A is conserved, right? That's correct. चार्ज, तो चार्ज के लिए अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो Z तो इनिशियली है, लेट्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियली कितनी है Z, और फाइनल कितनी है Z -2 plus 2 that is also equal to Z, ये भी क्लियर है। यहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, so नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनिशियली Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर कितने, अगर ये न्यूट्रल बाई एटम है तो इसमें कितने हो गए Z -2, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, so it's not balanced, बराबर दिख रहा है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे Z हो गए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए Z -2, so there is imbalance to electron, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में गए कहाँ, ठीक है ना। नाउ लिसन इट केयरफुली। पहली बात कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये अल्फा डिके, दिस इज ए न्यूक्लियर फेनोमेना, इट्स नॉट एन एटॉमिक फेनोमेना।
तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन एक्स एटम में थे, राइट, उनकी कुछ पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा भी हो जाता है कि वो क्या होगा, एटम तो क्या हो गया, ये वाई में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर वो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज यहीं पर रह जाए। वन पॉसिबिलिटी, देन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, इट विल बी लाइक जेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेम जेड माइनस 2 प्रोटॉन, दो नेगेटिवली चार्ज ओवरऑल, सो जेड विल बी इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी बैलेंस्ड, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जो हीलियम है वो भी कभी कभी उन इलेक्ट्रॉन को लेकर के साथ में चला जाता है, मतलब अल्फा पार्टिकल समटाइम दैट हैपन। द पॉइंट इज कि ये जो फेनोमेना है अल्फा डिके, इट्स न्यूक्लियर फेनोमेना, सो वी स्टडी मेनली अबाउट न्यूक्लियस। दिस इज आल्सो ट्रू कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है उनका कहीं कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है कि आप इसके साथ रुक जाएंगे, या फिर ये हाईली आयोनाइजिंग है तो हो सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी उनको खींच करके ले जाए। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन हमारे सिस्टम में बने रहते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली ये हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो डेफिनेटली नहीं होते हैं। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं या तो यहाँ बने रहेंगे या यहाँ बने रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बने रहते हैं, तो हमें ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो समटाइम यू कैन राइट दिस न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक दिस, you can also write the nuclear reaction for alpha decay, right? वो ऐसे भी लिख सकते हो that X, this is Z, this is A, and alpha decay it's Y, Z minus 2, A minus 4. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, Z minus 2 भी हो गए। This plus ये हीलियम, so हीलियम एटम, तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और प्लस Q। तो यहाँ भी देख सकते हो आप number of like mass number A minus 4 plus 4 same, number of proton Z minus 2 plus 2 balance, number of electron Z, number of electrons Z minus 2, number of electron 2, everything is balanced plus some Q amount of energy is released in the process। तो इस तरह से चीजें क्या है, बैलेंस है, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। ओनली जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अल्फा डिके में। वो कहाँ रहते हैं वो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ भी रह सकते हैं, वो एक हीलियम पार्टिकल के साथ भी रह सकते हैं। तो हम जनरल टर्म्स में जो इक्वेशन है उसको ऐसे ही लिखते हैं, ये मानते हुए कि वो दो इलेक्ट्रॉन हीलियम मतलब पार्टिकल ने ले लिए हैं या अल्फा पार्टिकल ने एब्जॉर्ब करके हीलियम बना लिया है। Got my point, is it? So that is about this imbalance of electron. So these balanced, is it? These electrons stay in the system somewhere. You can write either with alpha particle और वाई, बट बैलेंस रहती है चीजें, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट नहीं होते हैं एनर्जी में, तो इसलिए हमें उनकी वजह से एनी एनर्जी जो क्यू वैल्यू है उसमें कोई इन्फ्लुएंस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती, राइट। सो दिस इज अबाउट अल्फा डिके, जनरल वे टू एक्सप्रेस थिंग्स एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एक्स पार्टिकल है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इनिशियली दिस इज एट रेस्ट, और इसको अपन बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। दिस Y is called daughter nuclei. You can call it son nuclei also, but conventionally we call it daughter. और ये तो अपना है अल्फा पार्टिकल। ये ध्यान रखने का कि एक्चुअली में ये अल्फा पार्टिकल है जो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के हीलियम एटम बना दिया है, एंड दिस Q इज द एनर्जी रिलीज्ड, जिसको Q वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है कि चलो Q वैल्यू कितनी होगी वो निकालते हैं।
राइट। तो क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डिग्री, अल्फा डिग्री, ये क्या हो जाएगा? क्यू वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ, you can write parent nuclei minus mass of, you can write product nuclei also, this multiplied by c square, speed of light का whole square। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पेरेंट न्यूक्लियाई का मास हमने कंसीडर करने का है, ये कितना हो जाएगा? दिस इज mx माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज zm माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या आता है? my माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? z माइनस 2 इंटू m ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमें एक्चुअली में प्रॉब्लम्स में यहाँ कंडीशन दे रखी होती है, तो ये अगर अपना कोई पेरेंट एटम है, न्यूक्लियाई है, तो ये पूरा एटम का मास दे रखा होता है। यहाँ पर भी हमें इसका पूरा न्यूट्रल एटम का मास दे रखा होता है, +2 या -2 का मास नहीं दे रखा होता है। दैट्स व्हाई अगर ये न्यूट्रल एटम का मास है तो न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रॉन का मास, और प्लस मास ऑफ हीलियम पार्टिकल माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। अब देखो ZMe और Z माइनस 2Me एंड माइनस 2Me, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाता है? दिस कम्स आउट टू बी mx माइनस ZMe माइनस my, ये माइनस माइनस प्लस ZMe माइनस माइनस प्लस और वन मोर माइनस, माइनस 2Me, एंड दिस इज माइनस MHe, और यहाँ पे देखो माइनस और ये वाला माइनस, सो इट्स प्लस 2Me, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो गया, z से ये कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद mx माइनस my माइनस m ऑफ He हीलियम इनटू c स्क्वायर। सो दिस इज द Q वैल्यू ऑफ अल्फा डिके। आई होप यहाँ पे ध्यान रखने का, mx क्या है? मास ऑफ दिस x एटम, my क्या है? मास ऑफ y डॉटर एटम, mhe मींस मास ऑफ हीलियम एटम। ओके, लेट मी राइट इट देयर। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये mx क्या है? मास ऑफ x एटम, एटम मींस न्यूट्रल, मास ऑफ daughter atom you can write, or by simply atom, mhe mass of helium atom. So this is your Q value given by simply this way, right? Okay, Q value का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी इस रिएक्शन में मतलब अल्फा डिके में निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ, किस फॉर्म में, कैसे? जो एनर्जी Q वैल्यू निकल रही है वो कैसे बाहर आएगी? न्यूक्लियस से बाहर किस फॉर्म में आएगी? इज इट सो हाउ दिस Q वैल्यू एनर्जी विल बी रिलीज्ड? कैसे सिस्टम से बाहर निकलेगी? द आंसर इज in the form of kinetic energy of Y and helium particle or alpha particle। तो कैसे बाहर आएगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितनी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास होगी, हीलियम के, और कितनी Y के पास होगी? यहाँ पे ध्यान रखने का कि X जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, it is initially at rest, is it? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमें आंसर करना है वो ये कि किसके पास कितनी एनर्जी होगी, राइट? सो एनर्जी कैरीड
बाय वाई एंड हीलियम पार्टिकल। तो अब हमें ये समझना है ये कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका देखो, हमें टोटल एनर्जी रिएक्शन कितनी निकल रही है Q, ये हमें समझ में आ गया। अब ये कहाँ डिवाइड हो रही होगी, हीलियम में वाई पार्टिकल में, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका होता है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। तो मोमेंटम तो यहाँ पे देख सकते हैं x दिस इज z a, y दिस इज z -2 a -4 प्लस h e 2 4 प्लस q। तो ये क्या होता है, दिस इज एट रेस्ट इनिशियली, it will have some momentum py, it will have momentum p h e। तो momentum conservation must be there। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 है और p फाइनल मोमेंटम शुड बी व्हाट, py plus phe should be 0। This implies py mod should be equal to phe। मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर होना चाहिए। क्लियर। हम ये भी एग्जैक्टली बता पाएंगे कितनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल कैरी करेगा, कितनी एनर्जी जो वाई न्यूक्लियाई है या वाई एटम है वो कैरी करेगा। तो अभी एक रिलेशन ये आ गया, टोटल हम लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, दिस टोटल शुड बी इक्वल टू Q, बिकॉज़ Q वैल्यू जो रिलीज हो रही है वो दोनों की फॉर्म में हो रही है। अब देखो एक ये रिलेशन है और मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, दिस Py is equal to under root 2 k y into my should be equal to under root, like you can write magnitude p h e means under root 2 k h e m h e। clear this। और इन दोनों को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है k y m y, this is k h e m h e। so now one relation is this, another is this, so इन दोनों को सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास वहां से फाइनल रिलेशन आ जाता है कि h e is equal to my divided by my plus m h e multiplied by total Q value। so this is the fraction of kinetic energy carried by alpha particle, fraction of kinetic energy carried by y particle will be this plus my this 4 multiplied by Q value। तो ये हमें समझ में आ गया कि इतनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल कैरी करेगा, इतनी एनर्जी वाई पार्टिकल कैरी करेगा। राइट, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर हम एक ही एटम X ले लेते हैं, मतलब सैंपल जो है वो हमारा एक फिक्स है, यूरेनियम ले लिया, थोरियम ले लिया, प्लूटोनियम ले लिया, ये कोई सा भी एक जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उनमें से एक अपन ने रेडियोएक्टिव मटेरियल ले लिया, वहां से अल्फा डिके अगर हो रहा है तो उस पार्टिकुलर एटम X के लिए इसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट आएगी। अब मैथमेटिकली कांस्टेंट आ रही है, ये तो अपन ने देखा अभी। प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसा ही आता है, क्या ऑब्जर्व किया गया, लेट्स सी दैट। राइट, ओके। तो अभी अपन को ये समझ में आ गया कि टोटल एनर्जी जो Q निकल रही है वो कितनी अल्फा पार्टिकल कैरी करेगा, कितनी वाई पार्टिकल। राइट, सो फॉर ए पार्टिकुलर X एटम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और सैंपल, राइट, रेडियो एक्टिव सैंपल, तो इसके लिए जब X फिक्स है तो Y भी फिक्स होगा। तो मतलब जो हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल एनर्जी कैरी करेगा वो भी हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा। अभी फिक्स आएगा या नहीं आएगा तो देखो, इसको चेक करने का हमारे पास एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेज देते हैं, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर है तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये रीजन में है अपने पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, राइट, दिस बी। अब अल्फा पार्टिकल को इसमें मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं, यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो आइडियली इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी फिक्स,
काइनेटिक एनर्जी फिक्स, तो रेडियस क्या होती है इसकी एम वी बाई क्यू बी, तो ये देखा जाए तो √2 एम एच ई इंटू के एच ई डिवाइडेड बाई क्यू कितना है 2e इंटू बी, राइट। ये रेडियस इसकी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फिक्स है तो ये एवरीथिंग इज कांस्टेंट। सो नाउ वी शुड ऑब्जर्व दिस कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सेम रेडियस का सर्कल डिस्क्राइब करना चाहिए। सो आइडियली ऑल द अल्फा पार्टिकल for X radioactive substance must follow circle of same radius। ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा ही था? The answer is no. The result is it was different। जो रिजल्ट ऑब्जर्व किया गया दैट वाज डिफरेंट। सो हाउ इट वाज एक्चुअली, वो कैसा था, क्या देखा गया? रिजल्ट वाज लाइक दिस, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो जो अल्फा पार्टिकल थे वो सब अलग अलग रेडियस का सर्कल डिस्क्राइब कर रहे थे। Understanding? So alpha particles described circle of different radius। ठीक है, इसका मतलब एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग है, वो कांस्टेंट नहीं है। सो नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? इस हिसाब से तो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है, राइट। सो दिस डाउट वाज आल्सो आंसर्ड एंड द रिजल्ट वाज दैट कि यहाँ पे जो इनकी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था ना, इट वाज समथिंग प्रोपोर्शनल, वो किसी पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड कर रहा था। सो द पॉइंट वाज हियर, जो कि बाद में जेड, ये अगर ओरिजिनल है अल्फा डिके से वाई, यहाँ पे z-2 a-4 प्लस HE प्लस Q, ये तो आइडियली ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जो हो रहा था वो ये था कि इसमें ये जो Y एटम है दैट वाज Y स्टार। Y स्टार का मतलब है एक्साइटेड एटम, मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी Q वैल्यू मास डिफेक्ट से आनी चाहिए थी Q, लेकिन वो Q नहीं निकल रही। कुछ एनर्जी क्या है इसके पास रह जा रही है, बिकॉज दिस एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। सो नाउ हियर सम Q प्राइम एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। अब Q प्राइम यहाँ पे क्या होगा, Y स्टार जो एटम है इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Y ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, प्लस बाय रिलीजिंग गामा रेडिएशन। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअली में जो Q प्राइम एनर्जी है वो क्या आ रही है, मीन बेसिकली दिस एनर्जी प्लस इस एनर्जी दोनों को मैं मिला देता हूं, देन दैट विल बी इक्वल टू Q। सो Q इज इक्वल टू व्हाट, Q प्राइम प्लस E, दिस इंप्लाइज Q प्राइम इज इक्वल टू Q माइनस E। तो एक्चुअल एनर्जी बाहर क्या आ रही है, ये। अब डिपेंडिंग ऑन कि कभी अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो ये एनर्जी कुछ और होगी, बिकॉज E विल बी डिफरेंट। इफ इट इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट E विल बी डिफरेंट, Q विल प्राइम विल बी डिफरेंट। इफ इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट सो ऑन। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आ रही थी और उनको ऑब्जर्व किया गया कि हाँ अगर इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से एनर्जी निकाली जाए तो Q प्राइम आ जाएगा। Q प्राइम के हिसाब से हम इसकी एनर्जी निकालते हैं,
फिर ये रेडियस निकालते हैं, देन एवरीथिंग वाज परफेक्टली मैचिंग। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि इसलिए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, अल्फा पार्टिकल अलग अलग रेडियस के सर्कल डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अल्फा डिके के बाद जो हमारा गामा लाइक बेसिकली वाई डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, एक रेडिएशन और निकलेगा एंड दैट विल बी कॉल्ड गामा रेडिएशन। तो जो अभी अपन को पीछे मिल रहा था न्यूट्रल वाज, दैट वाज गामा रेडिएशन एंड दैट इज गिवन बाय दिस एक्चुअली। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा भी अपन आगे चलेंगे। तो मतलब यू शुड बी क्लियर इन विद गामा रेडिएशन। तो पहली बात तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया। तो इसकी वजह से अब एनर्जी क्या आएगी, सो आई कैन राइट के एच ई विल बी इक्वल टू, this is again my divided by my plus m he multiplied by what, now it's not actually q, it's q prime, that is equal to q minus e energy. Similarly, kinetic energy of y nuclei is m he divided by m he plus my multiplied by total energy, that is q minus e. So this is the kinetic energy actually released in the process, and this is all about your alpha decay. So I hope, देखो alpha decay क्या है, उसकी properties क्या हैं, चार्ज, मास, आयनाइजेशन पावर, स्पीड, एनर्जी, मोमेंटम। अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, रिएक्शन, बैलेंस, क्यू वैल्यू, मास वगैरह, मास डिफेक्ट, कहाँ से कौन सी चीज़ें क्या अलग अलग क्यों आ रही हैं, सेम एनर्जी होना चाहिए, ऐसा है, दिस इज एक्चुअल, इज इट, ऐसा एक्सपेक्टेड था, ऐसा क्यों है, वो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज गामा रेडिएशन, दैट शुड बी क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली अल्फा डिके, राइट? ओके, सी हियर वन प्रॉब्लम. The atomic mass of uranium-238 is 238.0508 U atomic mass unit, and that of thorium-234 is 234.0436 U atomic mass unit. That of alpha particle, that is helium, is 4.0026 U atomic mass unit. Determine the energy released when alpha decay convert this to uranium-238 to thorium-234, and also find the energy carried by helium and thorium particle or thorium atoms. तो दिस इज अवर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में एंड हीलियम पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल इज रिलीज्ड एक्चुअली. तो देखो सिंपल लाइक एनर्जी क्यू वैल्यू तो क्या हो जाएगा, अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि थोरियम इज एक्चुअली इमिटेड इन ग्राउंड स्टेट, इज इट? सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम, दिस इज यूरेनियम, you can write m uranium minus m thorium plus minus m helium multiplied by c square. तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 238.050408 माइनस 234.0436 एंड माइनस 4.00 अल्फा पार्टिकल 26 इंटू सी स्क्वायर. इसको दोनों को ऐड कर देते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दिस इज 238.0508 माइनस ये आ जाएगा 230, दिस इज 4 प्लस लाइक 4 8 पॉइंट, दिस इज 6 प्लस 6 इट्स 2 and 3 2 that is 5 means 6, and this is 4 and 0, so we are getting this and subtracting this into c square. So अपने पास आ गया q value is equal to, इसमें से 238 तो गया, 504 में से 462 अपन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 2 means 6, so it's basically 6, and this is 50 minus 46 means 400 point this into c square. और इसको कन्वर्ट करते हैं तो मतलब अपन को पता है 1 atomic mass unit is equal to 931.5. so this like equivalent to that, so q is coming out to be basically 0.0046 multiplied by 931.5 and q multiplying it comes out to be 4.3
MeV, तो मतलब टोटल एनर्जी इतनी निकल रही है, एंड दैट इज द Q वैल्यू. सो हाउ मच एनर्जी? डिटरमाइन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अल्फा डिके कन्वर्ट यूरेनियम 238 टू थोरियम 234, राइट? दिस इज द एनर्जी. अब इसमें यह भी पूछा गया है, आल्सो फाइंड द एनर्जी कैरिड बाय हीलियम एंड द थोरियम पार्टिकल. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू व्हाट? m thorium divided by m by thorium plus m helium, this whole multiplied by Q. Similarly, kinetic energy of this thorium will be equal to m helium divided by m helium plus m thorium, this multiplied by Q. वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो थोरियम यहाँ पे कितना आ रहा है? 230, थोरियम 234 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा टोटल? 238 into 4.3, and similarly here it will be 4 divided by 238 into 4.3. इनको अपन सॉल्व करके एग्जैक्टली वैल्यू लिख सकते हैं. सो दिस यू कैन राइट इन फ्रैक्शन ओनली. सो दिस इज द एनर्जी कैरिड बाय हीलियम पार्टिकल एंड थोरियम पार्टिकल. तो देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कैरिड बाय एक्चुअली अल्फा पार्टिकल. सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी is carried by alpha particle. तो थोरियम पार्टिकल बिकॉज हैवी है तो उसका मोमेंटम लाइक पार्टिकल हैवी है बट स्टिल इट कैरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. Alpha particle has huge amount of energy, and that you can see here actually. So it will be something around 4 point something mega electron volt, right? So this is all about this problem, and I hope you are clear with the alpha decay, right? ओके तो अभी अपन को अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा पार्टिकल क्या डिके है, क्या अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे होता है, कौन उसमें कौन कितनी एनर्जी करता है, कैरी करता है, वो सब अपन को समझ में आ गया. एंड द नेक्स्ट पार्ट वाज लाइक जो अभी अपने 3 टाइप्स के डिके देखे थे. अनदर वाज बीटा डिके. तो पहले देखते हैं तो यहाँ पे बीटा क्या है, कब होता है, कौन सी सिचुएशन में होता है, कितने टाइप का होता है, वो भी अगर टाइप का होता है तो, राइट? तो पहले तो बीटा पार्टिकल की बात करते हैं. तो बीटा पार्टिकल, राइट, एक्चुअली देखा जाए तो बीटा पार्टिकल और बीटा डिके इट इज 2 टाइप. इट इज 2 टाइप्स. कौन सा है? बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव. दिस इज हैपन रेयरली, दिस इज फ्रीक्वेंटली. तो जो मोस्टली अपन को मतलब ऑब्जर्व करते हैं दैट इज बेसिकली बीटा नेगेटिव डिके. अब बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके ये क्या है, कब होते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए. तो देखो ओके उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीटा दोनों के लिए ही अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करता हूं तो जो बीटा पार्टिकल है ना, बीटा पार्टिकल के बारे में ऐसा देखा गया, बीटा इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन. मतलब जो बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं. तो मैं ओके लेट मी एक्सप्लेन इट सेपरेटली. बीटा नेगेटिव इज इट डिके, ये क्या है, अभी आपको स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, सम टाइम लाइक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आल्सो डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. तो उसके लिए क्या था, वी ड्रॉ दिस इज न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन जेड, एंड वी ड्रॉ दिस ऐसे था, दिस इज एक्चुअली स्टेबिलिटी बेल्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक रेशियो होता है, पार्टिकुलर रेशियो. तो ये एक जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उनके लिए ड्रॉ किया गया. तो जो सभी न्यूक्लियाई इस बेल्ट के अंदर आ रहे थे वो क्या थे, स्टेबल न्यूक्लियाई. अब कुछ न्यूक्लियाई यहाँ पर भी हो सकते हैं, कुछ न्यूक्लियाई इस रीजन में भी हो सकते हैं. मीन्स some nuclei might have more number of neutron and some might have more number of protons. So both are actually under unstable nuclei condition. तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर किसी एक न्यूक्लियाई के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इन दैट केस वो भी कोशिश करता है स्टेबिलिटी बेल्ट में एंटर करने की.
बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या घटेगी, प्रोटॉन की बढ़ेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी बेल्ट। तो इस सिचुएशन में जो रेडिएशन इमिट होता है दैट इज बीटा नेगेटिव। ऐसे ही अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियाई है विच इज अगेन lying in like out of stability belt, but it has more number of protons actually, so this will also try to enter in this stability belt by what? तो ये एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए इट दैट हैपन बाय रिलीजिंग वन बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, and that way it is also entering in the stability belt, right? So beta negative decay when n by z is greater than n by z stability belt, beta positive decay when n by z is less than n by z stability belt, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सो बीटा पॉजिटिव डिके कब होता है, बीटा नेगेटिव डिके, तो मैं अभी आपको सेपरेटली चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताता हूँ, है ना? तो बीटा डिके पहले आपको ये थोड़ा सा बताते हैं कब होता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज, राइट? सो बीटा नेगेटिव डिके, तो नेगेटिव डिके ये क्या है, इट हैज मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली चार्ज also equal to charge of electron, speed, ये एक्चुअली में यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल का है वो चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। बीटा नेगेटिव पे चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी दोनों का मास एग्जैक्टली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, राइट? सो बीटा नेगेटिव इट हैज मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज दिस, स्पीड इट्स लाइक ऑफ बीटा पार्टिकल is 1% to 99% of speed of light. They also use energy and momentum. Energy and momentum, but in comparison to alpha particle it will be less actually. अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन की बात करें तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम, बिकॉज इनका मास भी कम होता है तो इसलिए एनर्जी इसके पास कम होती है। सो दैट्स व्हाई देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर compared to alpha decay or alpha particle. Ionizing power is small compared to alpha particle. तो दिस इज अबाउट एक्चुअली बीटा पार्टिकल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल हैज मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज प्लस टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको, ये तो प्रॉपर्टीज इसकी हो गई, कौन से सिचुएशन में क्या हो रहा है ये भी हमें समझ में आ गया, इनकी क्यू वैल्यू एनर्जी वगैरह वो सब थोड़ा सा, और आपको देखो कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बीटा पार्टिकल क्या है, कब होता है, उसके लिए कंडीशन ये है जो हमारा न्यूक्लियाई है इट इज़ अनस्टेबल बिकॉज ऑफ आइदर मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो दैट द पार्टिकल और द न्यूक्लियाई इज नॉट लाइंग इन स्टेबिलिटी बेल्ट। उस सिचुएशन में बीटा डिके होगा
यहाँ पर लाई कर रहा है तो बीटा नेगेटिव डिके होता है, अगर न्यूक्लियाई इधर है देन बीटा पॉजिटिव डिके करके वो स्टेबिलिटी बेल्ट में एंटर करने की कोशिश करता है। तो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डिके में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है। बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, इसका मास, दोनों ही पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर होता है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट बीटा पॉजिटिव पर वो चार्ज पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव पर चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, और मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। बाकी एनर्जी मोमेंटम कैरी करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन लाइक अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में स्मॉल है। पेनिट्रेटिंग पावर इज आल्सो स्मॉल कंपेयर टू पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर, आयोनाइजेशन पावर इज लेस एंड बीटा पॉजिटिव इज दिस एक्चुअली, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा और के इंडिविजुअली बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव के बारे में मैं बताता हूँ तुम्हें। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअली बीटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिके। तो पहली बात बीटा नेगेटिव, ये अभी आपको समझ में आ ही गया है, n/z। ये कब होता है, सो हियर दिस इज द स्टेबिलिटी बेल्ट एंड राइट दिस इज स्टेबिलिटी बेल्ट, right? So now in this case n/z of x is greater than n/z of stability belt और स्टेबल न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है एक स्टेबल, सो वन न्यूक्लियाई इज लाइंग हियर, इट्स ट्राइंग टू एंटर दिस बाय कन्वर्ट रिलीजिंग वन बीटा डिके। तो जो प्रोसेस इसमें होती है, द प्रोसेस और द रिएक्शन, द बीटा नेगेटिव डिके रिएक्शन इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट यहाँ पे होता ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, सो वन न्यूट्रॉन गेट कन्वर्टेड, वन न्यूट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटॉन। कैसे, अब देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, प्रोटॉन चार्ज जीरो, चार्ज पॉजिटिव, by releasing one electron or beta negative that is equal to electron also, and plus to balance the spin, this is antineutrino, antineutrino particle, this is beta negative particle, this is proton. This is the process actually happening inside the nucleus. अगर मैं एक एटम की बात करता हूँ जिसके जो कि डिके कर रहा है विद बीटा नेगेटिव, तो देखो इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, राइट, वाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, राइट। सो प्रोटॉन मीन्स जेड विल इंक्रीज बाय 1 एंड ए विल रिमेन सेम, प्लस 1 beta negative plus antineutrino. So this is the process happening here. अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आपको समझने की जरूरत है कुछ, because otherwise you will get confused. Ideally इसमें कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जेड, is it? देखो चार्ज बैलेंस, यहाँ पे इसका चार्ज मतलब बेसिकली मास नंबर की बात करें तो मास नंबर ए, मास नंबर ए। जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है इसका रेस्ट मास 0 होता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इट हैज रेस्ट मास 0, ठीक है। बाकी रिएक्शन में देखें तो मास नंबर कंजर्व है। हाँ, चार्ज, अब देखो यहाँ पे इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, Z+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड, इज इट, मास नंबर ए, बाद में भी ए, बैलेंस्ड प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं प्रोटॉन जेड, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, Z+1। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बात करें
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, इट्स बेसिकली Z इलेक्ट्रॉन एंड हियर हाउ मच, Z प्लस वन मोर इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? अगर ये एक न्यूट्रल आइटम है तो इसमें क्या होंगे, Z प्लस वन प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। सो हियर वी आर हैविंग बेसिकली Z प्लस टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, Z, और यहाँ पे कितने हो गए, Z प्लस वन प्रोटॉन। सो हियर इट्स समथिंग गोइंग रॉन्ग एक्चुअली, राइट? अब देखो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं समझने का। आइडियली अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, इन दिस सिचुएशन the reaction will be this Z A converted into Y Z plus 1 A, एंड यहां पे क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन बढ़ गया लेकिन इलेक्ट्रॉन में तो कोई नहीं बढ़ा। सो इन दिस सिचुएशन इट विल हैव वन पॉजिटिव चार्ज प्लस सम बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो। आइडियली द प्रोसेस शुड बी दिस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, और जो होती है, क्लियर? तो इस सिचुएशन में चार्ज हमारा बैलेंस होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मास नंबर ए बैलेंस्ड चार्ज। देखो Z प्रोटॉन मतलब Z पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कितना होगा, Z प्लस वन पॉजिटिव और बीटा माइनस वन नेगेटिव, तो अगेन Z पॉजिटिव। सो चार्ज इज बैलेंस्ड, मास इज बैलेंस्ड, हियर एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। आइडियली द प्रोसेस इज दिस, ऐसा ही होता है। बट द पॉइंट इज दैट कि जो हमें क्वेश्चन में है वो हमें यहाँ पे एक Y प्लस आइटम या आयन का मास वगैरह नहीं दे रखा होता है। वी आर प्रोवाइडेड विद द मास ऑफ एक्चुअली Y न्यूट्रल आइटम। तो उसमें क्या हो रहा है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, जो कि जस्ट बिकॉज हियर वी आर गिवन विद द मास ऑफ Y न्यूट्रल एटम, तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आइडियली द प्रोसेस विल बी दिस। अब इस सिचुएशन के हिसाब से मैं जो Q वैल्यू के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, तो Q वैल्यू आएगा मेरा m x माइनस जेड एम ई, राइट, दिस माइनस एम वाई, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दिस इज माइनस जेड एम ई इलेक्ट्रॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, राइट, दिस। तो यहाँ पे जेड एम ई कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास एक्चुअली में आना चाहिए एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई माइनस और प्लस जेड एम ई कैंसिल एंड माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। सो दिस शुड बी एक्चुअली द क्यू वैल्यू, यू गेटिंग इट? बट जो हमें प्रॉब्लम में दे रखा होता है, देयर वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द मास ऑफ Y plus atom, is it? In problems we are actually not provided the mass of Y plus ion. We are given mass of Y atom, तो उसकी वजह से रिएक्शन हमारी ये होती है। सो द एक्चुअल रिएक्शन इज इट गिवन, रियलिटी में आइडियली ऐसे होती है, लेकिन जो हमें दिया जाता है is it given is this x z a y z plus 1, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, z plus 1 a बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो अब इसके लिए जो मैं Q निकालूंगा वो क्या आएगा, एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस जेड प्लस वन इंटू एम ई प्लस दिस एम ई होल मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। क्लियर? तो Q वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है, दिस इज एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जेड एम ई और माइनस माइनस, दिस इज देखो जस्ट वन सेकेंड,
यहाँ पे समझ में आ रही चीज़ें, ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर है ये वाला, क्लियर। यहाँ पे क्या आ गया, मास, इसका रिएक्टेंट का मास, तो मास क्या हो जाएगा y माइनस इसके इलेक्ट्रॉन का मास और प्लस ये इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो ये यहाँ से ZMe, इट्स सिंपली लाइक कैंसलिंग आउट, राइट, एंड जस्ट वेट, लेट मी चेक इट। ओके, सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं दिस mx माइनस ZMe माइनस my, और ये माइनस माइनस प्लस ZMe, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, सो इट इज प्लस me and this will be plus and minus, so minus me multiplied by c square, this cancel and we are left with mx minus simply my into c square. So this is the q value of beta negative decay, clear. ये again this energy will be carried by this and this, कुछ इसके पास भी एनर्जी कैरी करता है, राइट। तो इस सिचुएशन में एंटी न्यूट्रिनो, तो इसकी एनर्जी को हम घटा देंगे तो बाकी ये दोनों एनर्जी कैरी करेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट बीटा नेगेटिव डिके। ओके, सो हियर द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, एंड अबाउट एंटी न्यूट्रिनो, these are like photon particle where rest mass is 0, speed is c, speed of light, so energy is given by mc square, and they have spin of plus minus half. So this is about anti neutrino. तो बीटा नेगेटिव डिके में हमें प्रोसेस समझ में आ गया, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस टेकिंग प्लेस। यहाँ पे ये y here it should be like positive, but normally we are provided this, तो इस तरह से इसकी फॉर्म में हम like कैलकुलेट कर सकते हैं। द क्यू वैल्यू इज गिवन बाय दिस, तो ये जो क्यू वैल्यू है इट्स लाइक कैरिड बाय दिस पार्टिकल, हाँ इनको, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बीटा पार्टिकल एंड दिस, तो एग्जैक्टली लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ऑल दैट, से द एनर्जी इज इट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन y एंड बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y आएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय q, एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यू कैन राइट बीटा नेगेटिव पार्टिकल, you can write also plus antineutrino, this will be equal to mass of y divided by mass of y plus mass of electron into q value, right। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, this मैं अभी just for a moment I can take this is like simply not there in this situation, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होगा, कम होगा कंपेयर टू दिस, सो दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, सो मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन प्लस दिस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। सो हियर यू कैन राइट मोस्ट ऑफ द energy is carried by electron or beta negative, and you can write beta negative and some energy is also carried by anti neutrino particle। ये ही दोनों एनर्जी, यहाँ पे ये रिलेशन एक्चुअली में हम इसको ऐसे लिखते हैं, इनिशियली वी राइट दिस रिलेशन ओनली फॉर एनर्जी, इज इट। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे, सो दिस इज z, दिस इज सॉरी x z a, this is y z plus 1 a plus it will be beta negative plus q value, originally reaction is this actually, तो इसके लिए लिखते हैं, तो ये जो बीटा y और बीटा नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन,
तो ये एनर्जी आप देख सकते हैं, दिस क्वांटिटी विल बी लाइक वेरी स्मॉल, तो ये एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो जो भी एनर्जी है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। लेकिन यहाँ पर भी फिर से वही देखा गया कि यहाँ से देख सकते हो कि मोस्टली एनर्जी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैं बात करता हूँ तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मींस बीटा नेगेटिव पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। वही फिर से चेक करके कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया एक्चुअली, एंड this ideally it should have same circle, but it was not that. It was also describing different circle, that is explained with the emission of antineutrino particle. तो ये this is all story about emission or beta negative emission, right? Okay, see here one like beta decay process. So here AU198 is decaying Hg star, beta negative and antineutrino, where Hg star represent mercury nucleus in excited state at energy 1.088 MeV above the ground state. Okay, what can be the maximum kinetic energy of electron emitted? The atomic masses of this and this. तो पहले तो मैं इसको जो the maximum kinetic energy of electron and antineutrino if Hg is emitted in ground state, मतलब जो अवेलेबल रहेगी इसके पास एनर्जी, क्योंकि मोस्टली एनर्जी क्या होती है, ये कैरी करते हैं। अगर ये ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। सो दैट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एम ए यू माइनस मास ऑफ एच जी मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। क्लियर, ये मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं सेम मास ऑफ ए यू माइनस मास ऑफ एच जी इंटू 931.5 डिवाइड बाई यू इन MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे जो इतनी एनर्जी अवेलेबल है उसमें से 1.088 is actually carried by Hg. So out of this available energy, Hg star carry 1.088 MeV. So the actual available एनर्जी इज, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी कितने हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ए यू माइनस एम एच जी इंटू 931.5 डिवाइडेड बाई यू माइनस 1.088 दिस इंटू MeV। तो ये रख देते हैं, दिस इज 197 पॉइंट, मासेस दे रखे हैं 96, 82, 33 minus 197.96, 67, 60, this whole multiplied by 931.5 divided by u minus 1.088। इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 1 पॉइंट, मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली, यू कैन गो इट विद द कैलकुलेटर, आई एम टेलिंग यू द वैल्यू डायरेक्टली, एक्चुअली इट्स 1.3721। तो इसको सॉल्व करके ये आता है 1.3721 माइनस 1.088 एंड सब्सट्रैक्टिंग दिस इट कम्स एक्चुअली 0. This is 2841. Just 1 second. All right, so 37 k, just wait, it come actually 1.0099 minus this is 1.0880, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, then it will be like this is 1 is gone, 2 4 6 2 4, so it will be like 6, then it's basically 9 is it, and 20 minus like it's 0, and this is 4, 12 minus 8, then it will be 4,
and this is 8 minus 8. Right, yes, it will be 0, and this is 3, 0 point. So 0.30401. Let me just check the calculation. Okay, so this will be just small. So like this 9 and 0 and 12 minus 8. So it's 4, and it here 6 minus 8. Then here it will be 8, and it's 2. So this is actually, and that comes out to 0.28. You can write rounded to 41 MeV. So this is the actual energy, or maximum kinetic energy is the maximum kinetic energy available to electron and anti-neutrino. तो अगर एंटी न्यूट्रिनो जीरो, देन दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन हैव, राइट. सो दिस इज अबाउट, तो सिंपल सा देखो, यहाँ पे कुछ कंफ्यूज वाली नहीं. मास डिफेक्ट से इतनी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो ये एनर्जी पूरी अवेलेबल होती इन दोनों के पास, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है तो ये एनर्जी कैरी नहीं करता ज़्यादा. बट दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, सो इट विल आल्सो कैरी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो अवेलेबल में से ये घटा दिए, तो इतनी एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के लिए अवेलेबल होगी. तो इन दिस सिचुएशन द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन हैव इज दिस मच एक्चुअली, right? So this is all about up to beta negative decay. Let's continue from here onward in the next class. Thank you.